वेलकम 10th क्लास। चैप्टर है रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। कई बार हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस थ्योरम का भी अपना एक महत्व है, तो ध्यान दीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of its prime, and this factorization is a unique apart from the order in which the prime factor occurs। इसका मतलब क्या है? चलिए, मतलब क्या कहता है ये कि अगर हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, क्या होता है वो? कंपोजिट नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ये दोनों कंपोजिट हैं। ऐसे नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर बनाए जा सकें, जैसे 8 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 के बनेंगे 2 इंटू 3। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, इसी तरह से अगर मैं 12 की बात करूं तो उसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, ये बनेंगे। अगर मैं 18 की बात करूं तो बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब चलिए समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। ये कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर बनते हों, यानी कम से कम जिसके प्राइम फैक्टर जो है वो मिनिमम 2 प्राइम फैक्टर जिसके हों। अगर कोई नंबर 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 7। तो 7 जो है वो प्राइम है, लेकिन 1 प्राइम नहीं होता है, इसलिए 7 कंपोजिट नंबर नहीं होता है। कंपोजिट नंबर वो होगा जिसमें कम से कम 2 प्राइम फैक्टर होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। तो इसलिए तो ये हमारे पास क्या है? ये प्राइम है। और प्राइम की कम्बिनेशंस को हम लोग क्या, कंपोजिट नंबर यानी मोर देन 2। तो चलिए पहले इसका जिक्र करते हैं। 8 है, 6 है, 12। 8 के प्राइम फैक्टर हैं 2, 2 और 2, मतलब 2 इज द प्राइम फैक्टर। वो कितनी बार है ये अलग चीज है। फिलहाल प्राइम फैक्टर कितना है? 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 8। 6 के 2 आ रहे हैं, एक 2 और एक 3 है। 18 के 2 आ रहे हैं, 2 और 3। 12 के 2 आ रहे हैं, 2 और 3। यानी आप ये देख रहे हो कि जो प्राइम फैक्टर हैं कंपोजिट नंबर के, वो अगर 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 आ रहे हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि यही इसका ऑर्डर रहेगा। आप इसके जितने मर्जी फैक्टर्स कर लो, जितने मर्जी कोई ऑर्डर इसके डिसाइड कर लो, एवरी टाइम प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो अगर डिक्लेयर हो गए कि 2 और 3 हैं तो वो 2 और 3 ही रहेंगे। ये इस थ्योरम का मतलब है। तो इसको आप क्लियर करके चलें। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। 1.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, मैं कोई भी एक टर्म ले रहा हूं। मैंने 156 ले लिया, नंबर कुछ भी हो सकता है। आप क्वेश्चन को करने का क्राइटेरिया समझो कि हमें जो है 156 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के दिखाना, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। वेरी सिंपल, आपने लोअर क्लासेस में अच्छे से सीखा हुआ है। डिवाइड के साथ ही चलेंगे हम। सबसे पहले आप लास्ट को देखिए, क्या है? 6 है, इवन है, तो यानी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने 2 पे इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। क्या आएगा? ये 15 है तो 7 आएगा, 1 कैरी आया तो 8 हो गया। 8 आ गया मतलब इवन है। फिर से आप 2 से डिवाइड करो इसको, ये 3 आएगा और 18 का मतलब 9 हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है, यानी जो यूनिट प्लेस है वो 9 है। तो अब देखते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए डिजिट्स को ऐड करो। 3 + 9 कितना होता है? 12। तो बिल्कुल ये 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा। तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 1 3 3 जा 9। अब 13 किसी की भी टेबल में नहीं आता है तो इसको लिखेंगे 13 1। जब तक यहाँ 1 नहीं आता आप इसको फैक्टराइज करते रहोगे
तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, ये सभी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर है और 3 इंटू 13, यानी 156 के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। 2 रेंज 2 भी 2, 3 और 13, 2 का स्क्वायर है, 3 और 13 है। अब फंडामेंटल थ्योरम का भी जिक्र कर लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि अगर 156 के प्राइम फैक्टर 2, 3 और 13 आए हैं तो ये मस्ट है कि आप इसके जितने भी और कोई फैक्टर बना लो, इसके प्राइम फैक्टर तो यही रहेंगे। ये उस थ्योरम का मतलब है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स में भी आप इस तरह से फैक्टर्स बनाइए और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में शो करते हुए आप इसको प्राइम फैक्टर के रूप में दिखा सकते हो। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। हमें 2 टर्म्स दी गई है, ये सेकंड क्वेश्चन है। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर होता है, ये मल्टीपल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे मैंने एक टर्म ले लिया 5, 10 और 92, आपने कुछ नहीं करना, आपने इसके बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। चलिए बनाते हैं भाई। 2 से ये आया 2, 5, 5। अब 2 पे तो जाएगा नहीं, तो इसको 3 पे चेक करो। 5 + 5 10 + 2 12, 3 पे बिल्कुल जाता है ये। तो ये 8 से आ गया 24 और 5 85 आ गया। अब ये जाएगा 5 की टेबल में 17 पे और 17 से 1 आ गया। मतलब 5, 10 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह से 92 को कर लेते हैं। 2 से करोगे तो ये आएगा 4 और 6, 2 से अगेन 2 एंड 3। अब 23 तो किसी की टेबल में जाता नहीं, तो कुल मिला के 92 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले मैं इसका HCF निकालने जा रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो भी इन फैक्टर्स में बड़े से बड़ा कॉमन है, जो दोनों तरफ है, उसको आप निकाल लीजिए। 1 टाइम 2 ये लीजिए HCF में आ गया। 3 1 टाइम इधर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते। 5 10 में तो है बट 92 वाले में नहीं है, नहीं ले सकते। 17 यहाँ पे है बट वहाँ नहीं है, तो नहीं ले सकते। 23 उधर है बट इधर नहीं है, नहीं ले सकते। 2 यहाँ है बट यहाँ दोबारा नहीं है, तो नहीं ले सकते। तो HCF कौन आ गया? ओनली 2। अब चलिए इसका LCM निकालते हैं। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कैसे निकलेगा? पहले वाले के फैक्टर सारे के सारे लिख लीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, पहले वाले के सारे फैक्टर लिख लीजिए। सेकंड में से वो लिखना है जो नहीं लिखा गया। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने 2 को देखा, लिख चुका हूँ मैं, नहीं लिखूंगा मैं। सेकंड टाइम 2 यहाँ नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। आगे 23 का नंबर आता है तो 23 भी नहीं लिखा गया, तो ये लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करते ही आपका एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई खुद कीजिए क्योंकि वो आपको अच्छे से आती है, तो आप इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। ये है एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से कोई भी आपको डाउट हो तो वो आप अलग से कमेंट करके उसको पूछ सकते हो, आपको फिर से करवा दिया जाएगा। अगर कोई पार्टिकुलर पार्ट आपसे नहीं होता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और है, इसमें एक वेरिफिकेशन पूछी हुई थी। वेरीफाई दैट, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो जिन दो टर्म्स को आप ले रहे हो उनके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है। ये हमें वेरीफाई करना है। चलिए मैं इसी क्वेश्चन में वेरीफाई भी करके दे देता हूं। मेरे पास एलसीएम कितना है, ये सभी फैक्टर्स, ये लीजिए 2 इंटू में 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। 3 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 17 1 टाइम है, 23 भी 1 टाइम है। मैं एलसीएम को लिख चुका हूँ।
HCF आया था हमारा 2 आया था, तो HCF कितना है 2, ये हो गया, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको लो नंबर 1 को, नंबर 1 का मतलब ये सारे फैक्टर, ये 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, मल्टीप्लाई में 2 का मतलब उसके भी सारे फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप चेक कर लो, 2 का स्क्वायर और 2 रेंज मतलब 2 रेंज टू भी क्यूब हो गया, अकेला 3 है, अकेला 5 है, एक बार 17 है और एक बार 23 है, ये पे लेफ्ट हैंड साइड है, यानी HCF और LCM और HCF का प्रोडक्ट। अब हम जिन टर्म्स का हमने प्रोडक्ट यानी LCM HCF निकाला, उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, तो उनके फैक्टर उठाए थे मैंने। तो अब यहाँ क्या है, 1 2 3, 2 का क्यूब है, 3 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 17 भी 1 टाइम है, 23 भी 1 टाइम है। आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई दैट। आप इस तरह से इसको करके दिखा सकते हो, वेरिफिकेशन के लिए ये टर्म होती है। तो चलिए, आपका सेकंड और उसके बाद थर्ड दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन HCF ऑफ दिस एंड दिस 306 और 657, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनका HCF उसने 9 दिया हुआ है, कहता है LCM निकालो। तो देखिए, अब हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी आपसे एक रिलेशन शेयर हुआ था कि HCF इंटू LCM वो होता है जो दो टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये अपने पास अब HCF कितना है 9, LCM आपको फाइंड आउट करना है। नंबर 1 कौन है 306, नंबर 2 कौन है 657। तो LCM क्या आएगा, LCM आएगा 306 इंटू 657, 9 या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड करेगा, 9 जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा। अब देखिए LCM इक्वल टू, ये मैं 9 के साथ इधर भी कट हो रहा है वहाँ भी हो रहा है, तो मैं किसी एक तरफ कट कर देता हूँ। 306 को रख रहा हूँ मैं, 9 से वहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा और उसके बाद 3 आएगा, 73 आ गया। आप 73 को 306 से मल्टीप्लाई कर दो, LCM निकल के आ चुका है। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 range to be n can end with digit 0 for any natural number where n is a natural number। देखिए, पहले तो हमें स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 6 range to be n का मतलब n एक नेचुरल है, यानी n की वैल्यू 1 आ सकती है, 1 आएगी तो ये 6 आएगा। n की वैल्यू 2 आएगी, 2 का मतलब 6 का स्क्वायर आएगा। n की वैल्यू 3 आएगी तो ये 216 हो जाएगा। मतलब इस तरह से n के लिए 4 लिखेंगे तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हायर पे जाएंगे तो इस तरह से कुल मिला के बेस तो 6 रहेगा, n जो है वो पावर के रूप में काम कर रहा है। तो ये इसका जो एंड है ना 6 रेंज टू बी n कैन एंड विद डिजिट 0, ये हमने चेकआउट करना है। तो ये इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि भाई हमने 1 किया तो एंड किससे हुआ 6 से, हमने 2 किया तो 6 से एंड हो गया, हमने 3 किया तो भी 6 से एंड हो गया। 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 6 36, 36 को 6 से करोगे तो 6 इंटू 6 36, उसका फिर 6 आएगा, आगे फिर 6 से करोगे 36 ही बनेगा लास्ट में, यानी एंड में 6 ही होगा, ये श्योर है। 6 की कोई मर्जी, आप 6 के लिए कोई मर्जी हाई डिग्री ले लो, चाहे 6 रेंज टू बी 10 ले लो, कितना भी ले लो, एंड जो है वो 6 से होगा। लेकिन ये कहता है कि एंड विद 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को, फिलहाल मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। अब हमें पता भी चल चुका है कि 6 रेंज टू बी n कैन एंड विद डिजिट 6 नॉट विद डिजिट 0। बट इसको ऑपरेट कैसे करना है वो देख। आइए इसको लिखते हैं, क्योंकि बच्चों को लिखने में बड़ी हेजिटेशन होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए यहां मैं लेट कर रहा हूं, लेट 6 रेंज टू बी n कैन एंड विद डिजिट 0।
कि मैंने लिखा कि ये इसका जो लास्ट का डिजिट है जब भी इसकी पावर ऑपरेट करेंगे तो वो 0 से एंड होता है। अगर 6 रेंज टू बी एन एंड 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 10 इसका कम से कम एक फैक्टर होगा। किसका? मैंने इसको m ले लिया, मतलब 6 रेंज टू बी n की बात मैं करूं तो m इंटू 10 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैल्यू 70 है तो 70 को लिख सकते हैं 7 इंटू 10। इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 then 10 must be a minimum factor of that value. For example, if you take a number I think 110, इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10। देखो 10 तो आना ही आना है। इस वैल्यू को मैंने m से रिप्रेजेंट कर दिया तो वो अलग अलग होगी हर नंबर के लिए। तो अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो 10 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, तभी 0 आएगी एंड में। और उसके अलावा जैसे यहाँ 77 आ गया, 110 का 11 आ गया, इसी तरह से अगर 6 रेंज टू बी एन बी कैन विद एंड विद डिजिट 0 है तो यहाँ पे भी 10 के साथ कोई मल्टीपल आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ वेयर m इज एनी नंबर, नेचुरल नंबर। n जो है, m जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। अब आप देखिए वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर, बात खत्म। अब क्या होगा, अब हम दोनों को चेक करते हैं। मैंने पहले राइट हैंड साइड को लिया, टेकिंग राइट हैंड साइड क्या कहती है m इंटू 10। m को मैंने m लिखा, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो मैं क्या लिखूंगा, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर बना दिए जाएं और वो प्राइम फैक्टर का जो ऑर्डर है वो यूनिक होगा। चेक करते हैं क्या ऑर्डर आता है। मैं राइट हैंड साइड की बात देख रहा हूं। राइट हैंड साइड में क्या है, आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आर 2, 5 एंड एटसेट्रा। मतलब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसके प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 आएगा, 5 आएगा। देखो अगर 10 है तो 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। m में से भी कोई वैल्यू निकल सकती है तो मैंने लिखा 2, 5 एंड एटसेट्रा, और भी आ सकते हैं। ये राइट हैंड साइड कहती है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है 6 रेंज टू बी n। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ऊपर पावर पड़ी रहने दो। मैंने इसको लिखा 2 रेंज टू बी n इंटू 3 रेंज टू बी n। अब वही बात है कि जैसे हम 12 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आएगा 2 के लिए स्केयर और 3 के लिए 1। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 की पावर क्या है और 3 की पावर क्या है, हमें इससे फर्क पड़ता है कि इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 हैं। यही बात यहाँ हो रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या शो कर रही है कि ओनली, तो 6 रेंज टू बी n has its prime factors 2 and 3 only। लेफ्ट हैंड साइड कह रही है कि प्राइम फैक्टर 2 और 3 है। राइट हैंड साइड कह रही है कि उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 और कुछ है। 2 तो दोनों साइड मैच कर रहा है, एक तरफ वो 3 कह रहा है, एक तरफ वो 5 कह रहा है। इसका मतलब तो फंडामेंटल थ्योरम झूठी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एनी कंपोजिट नंबर मस्ट हैव यूनिक प्राइम फैक्टर ऑर्डर। इट मीन्स क्या हुआ, 6 रेंज टू बी n जो है, 6 रेंज टू बी n जो है इज नॉट इक्वल टू m इंटू 10। और ये कब हुआ था, जब ये एंड विद डिजिट हुआ था। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो 6 रेंज टू बी n कैन नॉट
एंड विद डिजिट 0 हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए, ये आप अच्छे से पॉज कर करके रिवाइंड कर करके इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। मैंने मेरी डिटेल आपको दे दी है। इसके बाद यहाँ पे आइए तो आप ओवरऑल चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसमें मिनिमम 2 प्राइम फैक्टर हों। चेक कर लेते हैं आप। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो ये 2 टर्म है, प्लस ने इसको बांट दिया तो मैं 13 कॉमन ले रहा हूं भाई। 13 मैंने कॉमन ले लिया। 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 तो ओके है। 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78 हो जाता है। अब आप 13 मल्टीप्लाई 78 के फैक्टर बनाओ तो ये अपने पास 2 से कितना आएगा? 3 और 9 39 आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है भाई 3 से इसको करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 से 1 आएगा। मतलब 78 ने हमें और फैक्टर्स दे दिए 2 इंटू 3 इंटू 13। कुल मिला के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 आया, 3 आया और 13 का स्केयर आया। तो मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। इसका मतलब ये कौन है? इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वाला देखिए, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 और उसके बाद आता है 1 और प्लस 5 दिया हुआ है। तो दोनों में से आप 5 कॉमन ले लो। 7 6 4 3 2 और लास्ट में 1, क्योंकि पहले यहाँ भी 2 टर्म्स हैं तो सेम मैंने 5 कॉमन ले लिया। 5 इंटू समथिंग ये सारे, तो इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। इसकी मल्टीप्लाई 1008 आती है प्लस 1, तो 5 इंटू 1009। अब आप देख लीजिए, आई थिंक इसके तो कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनते, ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो मोर देन 2 प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, इसका मतलब ये भी कौन है? इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिख रहे हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। अपना मैथ आप साथ रखिए। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। देखिए एक सर्कुलर पाथ है ऐसे करके। सोनिया जो है, ऐसे लिख रहा हूं मैं सोनिया को। सोनिया इसका एक चक्कर ऐसे लगाती है तो सोनिया टेक 18 मिनट्स, ये लीजिए। उसके बाद है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। जबकि रवि जो है इसका एक चक्कर लगाने में, घूम के आने में वापस रवि 12 मिनट लेता है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, यानी उन दोनों की स्टार्टिंग जो है वो एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है और वो राउंड लगाना शुरू कर रहे हैं। तो ये कहता है गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर वो। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट सेम पॉइंट। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई सोनिया जो है, राहुल और रवि और सोनिया और रवि, सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है इसका पूरा राउंड करने में, इस सर्कुलर पाथ का। ये एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, वो कहता है वो दोबारा जब एक बार उन्होंने टाइम स्टार्ट कर दिया, दोनों ने भागना शुरू किया, जैसे ही 12 मिनट्स हो जाएंगे तो रवि तो यहाँ पहुंचा होगा लेकिन सोनिया कहीं रास्ते में होगी। 18 मिनट के बाद सोनिया यहाँ पहुंचेगी लेकिन रवि आगे निकल चुका होगा। तो ऐसे वो आगे पीछे रहेंगे। अब वो कहता है कि कितने मिनट के बाद, व्हाट इज द मिनिमम टाइम दे मीट अगेन एट सेम पॉइंट। यानी हमें इसका क्या निकालना है? LCM। व्हाट इज द मिनिमम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मतलब आपको ये बताना है कि वो मिनिमम टाइम क्या होगा व्हेन दे मीट अगेन। आप 18 एंड 12 का LCM निकालेंगे, वो आपको पता है, इसके प्राइम फैक्टर बना के निकाला जा सकता है। अब मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। तो ये आएगा 36 मिनट्स, यानी LCM जो है वो 36 आ जाएगा आपका। तो आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन। कैसे मिलेंगे देखिए, प्रैक्टिकली बताता हूं। जैसे देखो
रवि जो है वो 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है। रवि चला, रवि ने एक राउंड पूरा किया, 12 हो गया। रवि दूसरा राउंड पूरा करेगा, 24 होगा। रवि के लिए तो 24 हो गया। सोनिया भी 18 पे पहुंचेगी। रवि जब थर्ड राउंड लगाएगा तो उसके 12 और हो जाएंगे। 36 स्टार्टिंग से 36 मिनट के बाद रवि यहाँ होगा। 36 मिनट में सोनिया क्या करेगी, सोनिया ने जब स्टार्ट किया तो 18 मिनट के बाद वो यहाँ आएगी। दोबारा फिर 18 मिनट के बाद सोनिया भी 36 मिनट के बाद यहीं पहुँचेगी। यानी 36 मिनट के बाद रवि के 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और सोनिया के 2 हो जाएंगे, क्योंकि सोनिया स्लो चल रही है। बट दे मीट अगेन, ऐसे ही आफ्टर एवरी 36 मिनट्स दे मीट अगेन एंड अगेन एट दैट पॉइंट। यानी हर 36 मिनट के बाद, पहली बार उन्होंने स्टार्ट किया 36 मिनट पे मिले हैं, फिर वो 72 पे मिलेंगे, फिर वो 108 पे मिलेंगे, ऐसे करके 144 पे मिलेंगे। तो ऐसे करके वो अगर राउंड लगाते रहते हैं तो हर 36 मिनट के बाद वो अगेन मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आपको इसका मीनिंग पूछा था, तो यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम। दोनों का एलसीएम निकालना है बस आपने, और कुछ भी नहीं करना। तो ये लीजिए एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अच्छे से इसको कीजिए, करके देखिए। मैथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक आप अपनी कॉपी पे नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या फिर किसी भी क्वेश्चन को आपको फिर से समझना हो तो कमेंट कर दीजिए, वो आपके लिए दोबारा डाल दिया जाएगा। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.3। बने रहिए चैनल के साथ, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और साथ में आप बेल आइकन को जब प्रेस करोगे तो जैसे ही वीडियो डलेगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। आप जब कभी भी टाइम निकाल के आराम से इसको बैठ के समझ सकते हैं।